अच्छा, तो लास्ट लेक्चर में हमने पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन जो थी वो कर ली। क्या होती है पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, मैंने तुमको बता दिया था, है ना। मैकेनिकल इंजरी रोकेगी, किसी भी तरीके की गट में अगर कोई वैसे डैमेज हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है, डाइजेशन में कंपार्टमेंटलाइजेशन में हेल्प करेगी, किसी कक्ष जो है वो इस तरीके के कक्षों का निर्माण हो जाए। काइटिन प्रोटीन की बनती है, ठीक है। ये सब हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कीटों में पाचन, तो कितने तरीके का, कितने टाइप्स का डाइजेशन होता है। सेकंड देना मुझे। ओ, अनसेव होने दो थोड़ा सा, मेरी बात को सुनना। टाइप ऑफ डाइजेशन में मैं तुमको थ्योरेटिकली तब तक बताती हूँ। टाइप ऑफ डाइजेशन में कई तरीके का डाइजेशन होगा, ठीक है। जैसे कि मैकेनिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है मैकेनिकली, दांतों के माध्यम से, है ना। टीथ और स्पाइन जो स्ट्रक्चर्स थे उनके माध्यम से मैकेनिकल डाइजेशन हुआ। फिजिकल डाइजेशन हुआ, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन हुआ, फिजिकल डाइजेशन हुआ, इसके बाद हाँ चलो, इसके बाद होता है केमिकल डाइजेशन यानी रासायनिक डाइजेशन, जिसमें एंजाइम्स का रोल होता है। फिर उस केमिकल डाइजेशन को करने में एंजाइम्स जो एक्शन होता है वो भी एक टाइप का डाइजेशन है, एंजाइम एक्शन। फिर होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो कि कोशिका के बाहर हो रहा है, आउटसाइड सेल्स जिसे बोलते हैं। उसके बाद होगा इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो सेल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। ये होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब हम इस लेक्चर में देखते हैं पाचन के प्रकार। टाइप्स ऑफ डाइजेशन। सबसे पहले करना मैकेनिकल डाइजेशन। सबसे पहले करना मैकेनिकल। डी से ध्यान रखना, मैंने डाइजेशन लिखा है। मैकेनिकल डाइजेशन में होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, खाने को फिजिकली तोड़ा जाएगा छोटे खंडों में। व्हाट इज फिजिकल ब्रेकडाउन? दो तरीके का ब्रेकडाउन है, एक है रासायनिक, एक है फिजिकल। फिजिकल यानी एक बिल्कुल ऐसे फाड़ के, बिल्कुल तोड़ के अलग कर दिया। दूसरा जो है इसको बोला जाता है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन किसकी मदद से हो रहा है? एंजाइम एक्शंस की वजह से। मैंने बताया था ना, एंजाइम वो रासायनिक वो हैं, रसायन हैं जो बेसिकली खाने को तोड़ने में मदद करते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसको प्रोसीड करवाने में एंजाइम्स का रोल है, और हर एक एंजाइम अपनी एक फिक्स जगह पे ही काम करता है, तो ये एंजाइम एक्शन हो जाएगा। तीसरे नंबर में इसमें हमारे पास एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन आता है। नाम से ही पता लग रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी सेल के बाहर, ये होगा आउटसाइड सेल, कोशिका के बाहर। चौथे नंबर पे आता है इंट्रासेल्यूलर। ये होगा इनसाइड द सेल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास चार तरीके का डाइजेशन। इसके बाद हम एंजाइम्स देखते हैं कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है। बेसिकली इसमें देखो सेल्यूलोज का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, फैट का डाइजेशन होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा। एक एक को हम देखते हैं कि मोटा मोटा कि क्या होता है, उसके अंदर कौन सा एंजाइम काम करेगा, किस चीज को तोड़ के क्या बनाएगा, है ना। तो ये हम देखेंगे। पर इससे पहले ये देख लो तुम टाइप ऑफ डाइजेशन, पाचन के प्रकार। और एक चीज जो मुझे तुमसे यहाँ पे कहनी है वो ये है, थोड़ा सा आउटसाइड ऑफ द टॉपिक जाके मैं बताती हूँ एक चीज। मुझे कुछ इस तरीके का फीडबैक ऑनलाइन मिल रहा है, कुछ इस तरीके के कमेंट शुरू के लेक्चर्स में देखने को मिल रहे हैं कि आप जो भी कंटेंट करा रहे हो वो तो समझ में ही नहीं आ रहा है, ऑर्डर ही नहीं है ना। और ये तो पता नहीं किस एस्पेक्ट में आप पढ़ा रहे हो। तो देखो, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस है ना। कुछ तो मुझे नॉलेज है कि मैं किस तरीके से कंटेंट इस तरीके से अपने फेलोज को, जो भी हैं, आप मेरे से जूनियर हो सकते हैं, एज में सीनियर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, बट हर तरीके के लोग कंटेंट कंज्यूम करते हैं, देखो सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे। पर मैं ये चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं कोई कंटेंट सर्व कर रही हूँ तो मुझे कुछ नॉलेज है कि मुझे किस तरीके से उसे देना है, किस ऑर्डर में मुझे प्रेजेंट करना है कि वो आप लोग इजीली डाइजेस्ट कर पाओ, वो इजीली आप लोग उसको समझ पाओ, है ना। और वो आप उसको जब रिवाइज
रिवाइज करो तो आपको याद रहे। डेफिनेटली सी बात है कि आप लोगों की कुछ इश्यूज थे कि भाई जो स्पेसिफिक मेंशन्ड वो है आपका सिलेबस, उस एस्पेक्ट में तो आप नहीं करा रहे हो। तो बात ऐसी है कि वहाँ पे जो लिखा हुआ है ना पूरा वो जो पैराग्राफ है, पहला वीडियो जाना, प्लेलिस्ट जो है इसकी चैनल पे फार्मर्स लव के जाना, पहला वीडियो देखना उस प्लेलिस्ट का, वहाँ पे मैंने सिलेबस एनालिसिस करवाया था। उसमें टॉपिक्स बिल्कुल स्कैटर्ड है, ठीक है। सबसे पहले है एंटो की हिस्ट्री, उसके बाद आ जाएगा कुछ और, उसके बाद कुछ और, फिर मॉर्फो अलग, फिजियो अलग, ऑर्डर्स अलग, इकोनॉमिक रोल्स अलग, रिलेशन अलग, टेक्सोनॉमी सिस्टमैटिक्स अलग। अब तुम ये कहोगे कि मैम एक 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 टॉपिक को आप एक 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 लेक्चर में अगर वाइंड अप करोगे तो ऑलमोस्ट इसके आई से 60 70 100 तक वीडियोस प्लेलिस्ट में आ जाएंगे। डू यू थिंक कि लाइक कॉलेज के एग्जाम्स के लिए इतना ज़्यादा आप कंज्यूम भी कर पाएंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड थिंग इज दैट कि वॉट एवर कॉन्टेंट जो मैं दे रही हूँ हो सकता है आपको नहीं फबरा हो, नहीं जम रहा हो, नहीं जम रहा हो तो आप बुक्स से पढ़िए। देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है हर चीज़ को कंज्यूम करने का, बट एक जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, वो ये है कि इजी तरीके से शुरू करके आराम आराम से कंटेंट हमको दिया जाए, धीरे धीरे हम उसे डाइजेस्ट कर लें। हाँ, ये एक डाउट मुझे, एक इशू मुझे जेन्युइन लगी क्वेरी की हिस्ट्री ऑफ एंटो आपने नहीं कराया, तो मुझे बताना, थोड़ा सा पहले अपलोड होने दो लेक्चर्स, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एंटो मेरे रोड मैप में इंक्लूडेड नहीं था, तो अगर आपको हिस्ट्री ऑफ एंटो करना है तो मुझे कमेंट्स करना, लास्ट के वीडियो तक हम एक लेक्चर आपका हिस्ट्री ऑफ एंटोमोलॉजी पे डेडिकेटेड अपन बना लेंगे, क्योंकि वो टॉपिक ऐसा है जो आप आराम से बुक्स वगैरह से कर सकते हो, है ना, या गूगल पे जाके इजी रोड मैप है, ये ईयर में ये हुआ, ये हुआ, एंड यू कैन जस्ट रटोफाई इट, आप रट लो और खत्म करो, ठीक है। ये टॉपिक्स हैं समझने वाले, तो मेरा एम ये थोड़ा सा मैं समझाने पे ध्यान दूं, ठीक है। अगर कुछ इनकेस रह जाता है, जैसे एक मेरे पास कमेंट आया कि टाइप ऑफ एंटीनाज आपने नहीं कराए, तो यार कुछ अगर रह जा रहा है ना, मेरे पास एक सर्टेन टाइम लिमिट है, मेरे पास एक सर्टेन लिमिट है टू बाइंड योर कंटेंट। तो अगर कोई चीज आपको लग रही है कि मिस आउट हो जा रही है तो आप उसे खुद कर सकते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ एंटीनाज, सम सर्टेन टाइप ऑफ एंटीनाज है हमारे पास जो आप आराम से जाके वहां पे लिख लो, एंटीना में ही कि उनके नाम लिख लो, एक एक लाइन उसके बारे में लिख लो, है ना। अगर कुछ रह जाता है तो आप उसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो सीक्वेंस है हमारा लेक्चर्स करने का, वो है पहले हमने मॉर्फोलॉजी कर ली, अब हम फिजियोलॉजी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी करने के बाद हम इंसेक्ट ऑर्डर वगैरह सब कर चुके हैं। फिजियोलॉजी करने के बाद हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करेंगे, उनकी रिलेशंस करेंगे आपस में। फिर उसके बाद हम करेंगे कि अलग अलग जो क्रॉप्स हैं, मेजर जो क्रॉप्स हैं, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, कॉटन हो गया, इन पे क्या इम्पैक्ट होगा इनका, है ना। ऐसे हम इसका सीक्वेंस रखेंगे, ये हमारा लेक्चर्स का सीक्वेंस है। अगर किसी को जमता है वेल एंड गुड, मेरा एम यहाँ पे लिटरली किसी को प्लीज करने का नहीं है। मेरा एम यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जो टॉपर्स हैं, है ना, जो गिफ्टेड है, नेचुरली गिफ्टेड है, या जो बहुत हार्डवर्क करके अपने मार्क्स अच्छे ले आते हैं, कॉन्सेप्ट्स को क्रैक कर लेते हैं, पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। वो अगर इसे देखते भी हैं तो शायद उनका रिविजन हो जाएगा, है ना। मेरा एम है एक्चुअली उस ग्रुप को केटर करना जो हार्डवर्क कर रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, पूरा टाइम पुट इन कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम रीजन या तो उनको याद नहीं हो पा रहा, या वो समझ नहीं पा रहे, या उनके लिए लैंग्वेज बहुत फैंसी हो जा रही है किताब की, नहीं अगर कुछ हो पा रहा है, बेस्ट है उनके लिए। और मैक्सिमम जो रेशियो है ना वो इसी टाइप के बच्चों का होता है, तो मुझे उन्हीं बच्चों को केटर करना है, ठीक है। उसके अलावा जो वो वाले हैं जो कुछ करना ही नहीं चाह रहे, उनसे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। तो दे आर, इफ दे वॉन्ट देन सी वॉच, इफ यू डोंट वॉन्ट देन इट्स योर टेक, ठीक है। तो ये है सारा अपना जिस्ट। मैं काफ़ी सेम तरीके की क्वेरीज जो हैं वो देख रही हूँ पिछले कुछ वीडियोस में, और कॉमनली एक ही चीज़ चले जा रही है फ्रॉम लाइक 6-7 वीडियोस अब तक अपलोड हो चुके हैं जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड इट्स नॉट प्लीजिंग, है ना। तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो जेन्युइन है उनको हम डील करेंगे, कुछ चीज़ें जो जेन्युइन नहीं है प्लीज़ मत करो, है ना। आओ पढ़ो, सिंपली अपना कंटेंट ग्रैब करो, कुछ अच्छा लग रहा है तो कमेंट करो, सवाल पूछती हूँ मैं हर लेक्चर में, उस सवाल को कमेंट करो, उसके जवाब को, ठीक है। और अगर कोई जेन्युइन आपको ओपिनियन देना है देन यू आर गुड टू गो। फालतू के ओपिनियंस दे के, बिना बात के, इस तरीके से मुझे इंस्ट्रक्ट करके कि आप ऐसे करवा दो, वैसे करवा दो, मैं नहीं करवाऊंगी। मैं वैसे ही करवाऊंगी जैसे मैंने सोचा है। और अगर कोई जेन्युइन फीडबैक आता है तो डेफिनेटली मैं उसे लेती हूँ, कमेंट्स में सारे देखती हूँ, आपके ओपिनियंस में सारे देखती हूँ। बिना बात के ओपिनियंस डाल के, बिना बात के फालतू की स्ट्रिक्ट वो डाल के मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। एंगेजमेंट चाहिए पर इस तरीके से नहीं चाहिए। आई वॉन्ट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स ऑन माई पेज ऑन दिस प्लेलिस्ट टू वॉच दिस, है ना। इट्स एक्चुअली फ्रूटफुल, ये उन लोगों के लिए सच में फ्रूटफुल है जो इससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं।
फर्स्ट रूल, अगर आप किसी कोर्स को देख रहे हो, किसी बैच को देख रहे हो, ट्रस्ट योर एजुकेटर, ट्रस्ट योर कोर्स, ट्रस्ट योर प्रोसेस। प्लीज एटलीस्ट इसे पूरा होने दो, ठीक है? उसके बाद जब री रिवाइज करो, फिर कुछ इशू लगे, कुछ हो, बताना मुझे, बट एटलीस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है? दैट इज माई सजेशन। चलो अब हम देखते हैं, हमने ये देख लिया टाइप्स ऑफ डाइजेशन। अब हम देखते हैं एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे एक्ट करते हैं? तो एंजाइम्स एक्ट करेंगे जब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है? तो ये है हमारा अगला टॉपिक। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। मोटा मोटी 3-4 तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो खाने से हमको मिलते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन। यहाँ विटामिन का रोल नहीं है, तो यहाँ सेल्यूलोज भी होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या है, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन या कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स जो हैं, इसके अंदर ध्यान रखना सबसे पहला एंजाइम होता है अमाइलेज। देखो इधर उधर की कोई फालतू वो नहीं, एकदम सीधा पिन पॉइंट पे एक्ट करेंगे। सबसे पहला होता है अमाइलेज, ठीक है? ठीक है, सबसे पहला हो गया अमाइलेज। दूसरा जो होगा वो होता है हमारे पास माल्टेज। अमाइलेज ना सलाइवरी अमाइलेज होता है, ये ध्यान रखना, ये सलाइवरी ग्रंथि रिलीज करती है इसको। उसके बाद दूसरा है माल्टेज, तीसरा है इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज। ये हो गए 3 एंजाइम। अब तुम एक बात बताओ, जब तुम डाइजेशन पढ़ रहे हो, एंजाइम पढ़ रहे हो, क्या तुम एक एक न्यूट्रिएंट में 3-3 4-4 एंजाइम भी नहीं याद कर सकते? है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक वो है। तो इतना हम कर सकते हैं। अब सुनना कौन क्या करता है। अमाइलेज क्या करेगा, अब ये करते हैं पैरेलली एक्ट। देखो अमाइलेज ने क्या करा, जो स्टार्च आया, कार्बोहाइड्रेट आता है स्टार्च के फॉर्म में, उस स्टार्च को ये तोड़ता है, इसमें स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, स्टार्च से बन जाएगा माल्टोज। ध्यान से समझना बिल्कुल। सबसे पहला काम, अमाइलेज रिलीज हुआ सलाइवरी ग्रंथि से, उसने स्टार्च को तोड़ के माल्टोज बनाया। अब माल्टोज में क्या होगा, माल्टेज जो होगा, ये है माल्टोज, ओ है ये, ठीक है? माल्टोज पे जब माल्टेज एंजाइम एक्ट करेगा तो बनेगा ग्लूकोज। समझे, क्या बन गया, ग्लूकोज। और इन्वर्टेज जो है वो बेसिकली ग्लूकोज को डाइजेस्ट करवाएगा। एक चीज ध्यान रखना, जब भी कार्बोहाइड्रेट जो है हम बात करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे बेसिक फॉर्म होता है वो होता है ग्लूकोज, ठीक है? C6H12O6 ग्लूकोज सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट टूटते टूटते, कार्बोहाइड्रेट होती हैं बेसिकली शुगर्स, ठीक है? स्टार्च के फॉर्म में आती हैं और टूट टूट के स्टार्च से बनता है माल्टोज। किसके मदद से, अमाइलेज की मदद से। माल्टोज की मदद से माल्टेज बनता है, किसकी, माल्टोज की मदद से बनता है ग्लूकोज, माल्टेज एंजाइम की हेल्प से। और फिर ग्लूकोज का जो डाइजेशन होगा वो इन्वर्टेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ये हो गया कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, ठीक है? दूसरी चीज देखना, दूसरी चीज हमारे पास प्रोटीन का डाइजेशन होगी। हम प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं। सीधी बात, नो बकवास। देखो ऑन पॉइंट सारा मामला चल रहा है, इट्स एवरीथिंग ऑन पॉइंट। फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा व्हाट्स रॉन्ग विथ यू पीपल, दिक्कत क्या आ रही है? और मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर जो न्यूसेंस करते हैं, जो इस तरीके के स्ट्रिक्ट जिनके वो हैं कि मैम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो प्लीज़ यू कैन गो समवेयर एल्स एंड यू कैन रीड इट, ठीक है? आई एम वेरी अनॉयड, ऑलमोस्ट 6 से 7 वीडियोस अपलोडेड हैं, जहाँ कहीं कमेंट देखने को मिलता है, एक आध कमेंट मुझे ऐसा देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है एज एन एजुकेटर कि आप क्या गलत कर रहे हो। आप बेसिक से पढ़ा रहे हो, हर एक चीज़ को खोल के बिल्कुल अंदर तक जा रहे हो, एटलीस्ट उसे तो समझ लो, है ना? दैट मेक्स अ बेस फॉर यू। एंड इफ आप उससे बेटर कुछ देख रहे हो, आपका वो सब क्लियर है, तो फिर आप जाओ और एक लेवल अप वाले वीडियोस को देखो, ठीक है? पर मेरा सबसे पहला गोल ये है कि मैं इस चक्कर में ना उन बच्चों को नहीं छोड़ सकती जो बेचारे बहुत मेहनत से चीज़ें करते हैं और उनके बेसिक्स नहीं हो पाते, ठीक है? भले ही इसकी हम एक और अलग से कुछ प्लेलिस्ट वगैरह आगे कभी देख लेंगे अगर कुछ स्टैंडर्डाइज्ड करना होगा, ठीक है? ये हो गया प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन डाइजेशन में सुनना, पहला एंजाइम जो है वो होता है ट्रिप्सिन, ठीक है? सबसे पहला एंजाइम होता है ट्रिप्सिन हमारे पास।
कौन होगा? ट्रिप्सिन। दूसरा एंजाइम हमारे पास यहाँ पे होता है पेप्टाइडेज। और तीसरा जो एंजाइम हमारे पास यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं, यहाँ पे दो ही हैं, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज, ठीक है। अब ये क्या करेंगे देखना एक बार। सुनना, ट्रिप्सिन क्या करेगा? ट्रिप्सिन बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और पेप्टाइडेज है ना, पेप्टाइड से अमीनो एसिड बनाते हैं। जैसे मैंने तुमको ये बोला था कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे बेसिक यूनिट होता है ग्लूकोज, प्रोटीन का सबसे बेसिक यूनिट है अमाइनो अम्ल, अमीनो एसिड, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या कर रहा है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ये एक साथ काम करते हैं ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज। प्रोटीन का डाइजेशन करता है, कैसे? पेप्टाइडेज आएंगे, प्रोटीन से टूटेगा। देखो प्रोटीन का डाइजेशन किया किसने? ट्रिप्सिन ने। प्रोटीन से क्या बनाए? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स जो हैं उनको और छोटा जब हम तोड़ेंगे तो उससे अमीनो अम्ल बनता है, और पेप्टाइड को अमीनो अम्ल बनाने में पेप्टाइडेज एंजाइम का रोल होता है। ये हो गया हमारा प्रोटीन डाइजेशन। थर्ड नंबर पे हम फैट डाइजेशन देखते हैं। हाँ, इसके बाद फैट डाइजेशन है। सुनना, फैट डाइजेशन के अंदर सबसे पहला जो एंजाइम है उसको बोलते हैं लाइपेज, ठीक है। फैट जो है वो उसको हम लिपिड्स भी बोलते हैं, है ना। फैट को क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं। प्रोटीन की बेसिक यूनिट अमीनो अम्ल है, और कार्बोहाइड्रेट की कौन है? ग्लूकोज है, ठीक है जी। अब इसमें पहला एंजाइम है लाइपेज। ये एक ही काम कर रहा है, फैट का डाइजेशन। फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, फैट डाइजेशन। चलो जी, इसमें एक ही एंजाइम है, प्रोटीन वाले में दो ही है, कार्बोहाइड्रेट में तीन है। और एंजाइम बहुत आराम से याद हो जाएंगे अगर प्रोसेस याद रखोगे कि किससे टूट के क्या बन रहा है, तो एंजाइम का नाम अपने आप ही याद हो जाता है, ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे सेल्यूलोज डाइजेशन आता है। फोर्थ नंबर पे आता है सेल्यूलोज डाइजेशन। भाई सेल्यूलोज भी तो पचता है इनके अंदर, लकड़ी वकड़ी खा लेते हैं, कीड़ों को, दूसरे कीड़ों को खा लेते हैं, तो सेल्यूलोज भी होगा। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन भी होता है। किस तरीके से होता है? टर्माइट जो होते हैं, दीमक। सुनना, सेल्यूलोज किसके अंदर होता है? प्लांट्स के अंदर होता है, पहली चीज। इसका प्राइम एग्जाम्पल होते हैं दीमक, टर्माइट। क्या करते हैं? दीमक खाते हैं लकड़ी, तो वो टर्माइट जो वुड खाते हैं उसको खाने को पचाने के लिए, है ना, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया की मदद से सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। कौन? दीमक यानी टर्माइट्स। टर्माइट क्या खाते हैं? वुड। वुड कंजम्पशन यानी लकड़ी खाते हैं। तो अब ये जो वुड इन्होंने खाई है इसको कौन पचाएगा? इसको कौन पचाता है? देखो मैं बताती हूँ। ये जो लकड़ी इन्होंने खाई इसको पचाते हैं बैक्टीरिया एंड कुछ प्रोटोजोआ, ठीक है। कौन से प्रोटोजोआ? सिम्बायोटिक। प्रोटोजोअन्स होते हैं। प्रोटोजोअन वो ग्रुप है जिसके अंदर बेसिकली, ये किसके अंदर आते हैं? जब हम पांच जगत वर्गीकरण पढ़ते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो उसके अंदर प्लांटे, एनिमल या फंगाई, है ना। चलो, तो उसके अंदर प्रोटोजोअन्स जो है वो एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें स्लाइम मोल्ड्स वगैरह आ जाते हैं। इस तरीके के वो होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, और रिलेशनशिप, है ना, एक संबंध बना के बेसिकली वुड को तोड़ देते हैं और उसको फिर कंज्यूम करते हैं टर्माइट। रिलेशनशिप में होते हैं आपस में, और बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा सेल्यूलोज का डाइजेशन। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ तुमको, देखो इसका प्राइम एग्जाम्पल है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकोनिम्फा प्रोटोजोआ। ये टर्माइट की गट में पाया जाता है। ट्राइको निम्फा, हाँ, ट्राइको निम्फा करके एक प्रोटोजोआ है। ये पाया जाएगा कहाँ? इन गट ऑफ टर्माइट। दीमक की गट में पाया जा रहा है ये।
और ये क्या कर रहा है, उस लकड़ी का जो सेल्यूलोज है उसको डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमने डाइजेशन देख लिया, आगे हम देखेंगे खाने का अब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, यानी अवशोषण कैसे हो रहा है। दोनों ही चीजें मिडगट में हो रही हैं, ये अभी तक मिडगट ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड बताया था मैंने, मेजर दो काम होंगे, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन, यानी इसका अवशोषण किस प्रकार होता है वो हम अभी देख लेते हैं। देखना, सुनो मेरी बात। अब जो डाइजेस्टेड फूड है उसको बेसिकली मिडगट में ही हम अब्जॉर्ब करवा देते हैं, और न्यूट्रिएंट्स कहाँ चले जाते हैं, हीमोलिम्फ में। यानी जो पोषक पदार्थ वहां से आए वो कहाँ चले गए, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ है वो फ्लूइड, वो द्रव इंसेक्ट के बॉडी का जो उसका सर्क्यूलेटरी फ्लूइड है, कौन है, हीमोलिम्फ। जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं, वो कहाँ जाएंगे, इन हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है, सर्कुलेटरी फ्लूइड, परिसंचरण द्रव है। इसके अंदर डाइजेस्टेड जो फूड है वो वहां पे जाता है, और डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्जॉर्ब कहाँ होते हैं, मिडगट में। सुनना पहले, मिडगट में अवशोषित होते हैं, मध्यांत्र में, और फिर उसके बाद जाते हैं कहाँ पे, हीमोलिम्फ में। आई बात समझ में। सबसे पहले कहाँ गए, ये डाइजेशन हुआ, डाइजेशन होने के बाद ये अवशोषित होगा कहाँ, मिडगट के अंदर। मिडगट से फिर ये कहाँ चला जाएगा, हीमोलिम्फ के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। हीमोलिम्फ कहाँ एंटर कर गए न्यूट्रिएंट्स, हीमोलिम्फ में। जो पोषक पदार्थ हैं एंटर इन हीमोलिम्फ, ठीक है। उसके साथ मैसअप हो जाएंगे ये। जो अब्जॉर्ब्ड मटीरियल हैं, अवशोषित पदार्थ जो हैं जिनका अवशोषण हुआ, वो कौन कौन है, देखना। ये तो तुम बहुत इजीली बता सकते हो। अब्जॉर्ब्ड मटेरियल कौन सी चीजें हैं अब जो अंदर गई, प्रोटीन से टूट के गए अमीनो अम्ल, तो अमीनो एसिड्स नंबर 1। नंबर टू इसके अंदर जाएंगे ग्लूकोज, किससे टूट के, कार्बोहाइड्रेट से टूट के। फिर फैटी एसिड किससे, लाइपेज ने लिपिड्स को तोड़ा और क्या बन गए, फैटी अम्ल बन गए, फैटी एसिड्स बन गए। और इसके बाद कौन गए, विटामिन्स गए और सॉल्ट्स गए। सॉल्ट यानी नमक नहीं, सॉल्ट होते हैं आयंस और वो कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, वो तो ये है वो अवशोषित पदार्थ जो यहाँ पे बेसिकली अब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहे हैं, हीमोलिम्फ के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये स्टोरी हो गई अब्जॉर्प्शन की। चलो और आगे चलेंगे, अब हम हाइंड गट को देख लेते हैं। मिडगट खत्म हो गई है, हियर कम्स पश्चांत्र। पश्चांत्र, ठीक है। इसको हम प्रोक्टोडियम बोलते हैं, इनके अपने अपने नाम हैं और मैंने ये बोला है इनके नामों को याद रखना। प्रोक्टोडियम, प्लीज इनके नामों को याद रखना। स्टोमोडियम है ना, मिजेंटेरॉन, प्रोक्टोडियम इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे कैसे देखते हैं हाइंडगट के अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज तो ये कि ये एक्टोडर्मल है। कहने की बात, अब यहां से तुम कंपेयर करके ये याद रखना कि फोरगट और हाइंडगट दोनों एक्टोडर्मल ओरिजिन की हैं, बस एक मिडगट है जो एंडोडर्मल है और मीजोडर्मल इसमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज ये कि इसकी लाइनिंग क्यूटिकुलर है। क्यूटिकल है यानी वही सेल्स हैं लाइनिंग पे, छोटे छोटे बारीक बारीक। दूसरी चीज इसका काम क्या है, अब सुनना। मैंने तुमको ये तो बता दिया था ना कि लास्ट लेक्चर में बताया था कि मिडगट में बेसिकली सारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाइंडगट तक आते आते जहां पे क्या था, इलियम, कॉलन और रेक्टम था, वहां पे क्या होगा अब्जॉर्ब, वहां पे अब्जॉर्प्शन बचता है सिर्फ पानी का और बचे कुछ कुछ सॉल्ट और आयन जो होते हैं उनका। तो ये क्या कर रहा है, वाटर अब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण बेसिकली।
ठीक है, पानी का अवशोषण हो गया, वाटर अब्जॉर्प्शन। अब इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट्स क्या क्या हैं इसके अंदर? इलियम, कोलॉन, रेक्टम और एनस। ठीक है, इलियम, कोलॉन, रेक्टम और एनस। चलो जी, 4 टुकड़े हो गए इसके। अब हम सबसे पहले फटाफट देख लेते हैं इलियम के अंदर क्या है। इलियम जो है वो मिडगट और माल्फिजियन ट्यूब्यूल से जो भी वेस्ट होता है ना उसको रिसीव करता है। क्या करेगा? रिसीव करेगा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आएगा। यानी अब ये किसी काम का प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और वेस्ट प्रोडक्ट आएगा कहां से? 2 जगह से, मिडगट एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। फ्रॉम मिडगट एंड माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स। माल्फिजियन नलिकाएं और मिडगट से जो भी आपका क्या बोलते हैं वेस्ट आया अवशोषण होने के बाद, उसको कहाँ रिसीव किया जाता है? इलियम के अंदर रिसीव किया जाता है। दूसरे नंबर पे आता है कोलॉन। मेरी बात को सुनना ध्यान से। इलियम हो गया, कोलॉन के अंदर क्या होगा? कोलन में वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है, परिवहन होता है। जो भी वेस्ट है उसका परिवहन, यानी कोलन से वो कोलन के अंदर कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। इलियम है जो थोड़ा बहुत वाटर अब्जॉर्प्शन करेगा, थोड़ा बहुत वेस्ट प्रोडक्ट उसके पास आता है, कोलन में वो ट्रांसपोर्ट होगा। एंड उसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम वो पार्ट है जो डायरेक्टली एनस से अटैच्ड होता है। यहाँ होते हैं रेक्टल पैड्स। ठीक है, रेक्टम आया। रेक्टम के पास बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है जिसको रेक्टल पैड बोलते हैं। रेक्टल पैड एक संरचना है जो रेक्टम के पास है, और ये बेसिकली क्या करेगा? पानी का रीअब्जॉर्प्शन, सुनना, पुनः अवशोषण। कि भाई बचा खुचा कोई अगर वाटर है बॉडी से ना चला जाए, लॉस ना हो जाए, उसका रीअब्जॉर्प्शन। पुनः अवशोषण का मतलब है रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, दूसरे नंबर पे सॉल्ट अब्जॉर्प्शन। सॉल्ट से उसका अब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है? उसके बाद ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? रेगुलेशन केमिकल के अंदर बेसिकली ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होगा? एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें बेसिकली पानी जो है, पानी का जो डिफ्यूजन होता है, वाटर का डिफ्यूजन, उससे बॉडी का बैलेंस मेंटेन रखने की कोशिश की जाती है। उसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, है ना। ये बेसिकली क्या करेगा? इंसेक्ट को ड्राई हैबिटेट में सरवाइव करने में हेल्प करता है। जैसे कोई इंसेक्ट मान लो बहुत सूखे एरिया में है, तो वहां पे पानी जो है उसकी बॉडी में रिटेन्ड अगर रहेगा, तो ये रेक्टम का रोल है, तो ये क्या करता है? ऑस्मो रेगुलेट करने में हेल्प करता है। जैसे हमें हमारे अंदर थर्मो रेगुलेशन होता है, इनमें ऑस्मो रेगुलेशन होता है। वाटर के बिहाफ पे उसको मेंटेन करके रखा जाता है, बॉडी के लेवल्स को। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, विशेषता क्या है? इंपॉर्टेंस है, रेक्टम ही चल रहा है। क्या इंपॉर्टेंस है रेक्टम की? वो कीट, यानी वो इंसेक्ट जो ड्राई हैबिटेट्स में रह रहे हैं ना, यानी सूखे इलाकों में जो रह रहे हैं जहाँ पानी नहीं है, उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करेगा। कैसे कर रहा है सर्वाइवल में हेल्प?
यू बेटर नो, पानी का रीएब्जॉर्प्शन है, यानी बॉडी में से वाटर लॉस बहुत ही कम हो रहा है, वाटर लॉस कम हो रहा है, शरीर में पानी है तो वो रहेगा अलाइव। 4th नंबर पे एनस आता है रेक्टम के बाद, ठीक है। एनस, एनस को गुदा बोला जाता है, पहली चीज। यहां से होगा एलिमिनेशन, यहां से खाना जाएगा शरीर के बाहर, हो गया अब, ठीक है। अब शरीर से खाना बाहर जाएगा किसके माध्यम से? फाइनल एलिमिनेशन, फाइनल एलिमिनेशन ऑफ फूड, यानी खाना जो है वो शरीर से बिल्कुल प्रॉपरली बाहर जा रहा है अब, ठीक है। ये एम है, क्या गंदी राइटिंग आई है भाई, चलो कोई नहीं। खाना हो रहा है प्रॉपरली बॉडी से एलिमिनेट, फाइनली, ठीक है, एकदम कंप्लीटली खाने को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन कर रहा है? एनस कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम सलाइवरी ग्रंथियां भी देख लेते हैं, क्योंकि वहां पे जब मैं तुमको करा रही थी फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, मैंने सलाइवरी ग्लैंड्स नहीं करवाई थी, अब कर लेते हैं, ठीक है। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट यहाँ पे खत्म है, अब अपन करेंगे सलाइवरी ग्लैंड। कैसी थी? लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी वहां पे, कहाँ पे? अभी दिखाती हूँ। ये होता है डायग्राम शुरू में बनवाने का फायदा, पता है, एंड तक करते रहो। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये जो है ये सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, और ये जो ब्लू कलर का है ये कौन है? ये सलाइवरी रिजर्वॉयर है। चलो ठीक है, क्या कर रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स में? इनका स्ट्रक्चर देखना, सबसे पहली चीज तो ये पेयर्ड होती हैं, पेयर्ड है यानी जोड़े में है। कहाँ होंगी? नियर माउथ, ओपनिंग नियर माउथ, यानी ये खुलेंगी माउथ के पास, फेरिंग्स में, खुलती फेरिंग्स में, नियर माउथ, मुख के निकट खुलती हैं ये, पेयर्ड हैं। फंक्शन क्या करेंगे देखना, इसका फंक्शन देख लेते हैं, काम देख लेते हैं, FUN यानी फंक्शन, फंक्शन यानी क्या काम वो कर रही है। तो फंक्शन इसके अंदर आ जाएगा सबसे पहले तो ल्यूब्रिकेशन। देखो ल्यूब्रिकेशन पता है क्या होता है? खाने को मॉइस्ट कर देना, नम कर देना खाने को, फ्लूइड की वजह से, कुछ तो लिक्विड है इसमें, है ना, सलाइवरी ग्लैंड में, जिसकी वजह से खाना कैसा हो रहा है? मॉइस्ट, मॉइस्ट यानी नमी आ जा रही है खाने के अंदर, ठीक है, मॉइस्ट कर दिया फूड को। दूसरा, डाइजेशन में भी मदद करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। कैसे? सलाइवरी अमाइलेज, याद है सलाइवरी अमाइलेज क्या कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर रहा था, स्टार्च को किसमें? माल्टोज में ब्रेक डाउन कर रहा था। तो वहां पे डाइजेशन में कौन सा इसमें एंजाइम होता है? एंजाइम कौन सा होता है? ये तुम लिखोगे कौन सा एंजाइम होता है इसमें, ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। और वो एंजाइम क्या ब्रेक डाउन करता है ये भी लिखना, अब भी बोला है मैंने मुंह से वर्बली कि वो क्या करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एंटी कोएगुलेंट। एंटी कोएगुलेंट क्या होता है बेटा? कोएगुलेशन होता है जमना, ठीक है। दो चीजें होती हैं, एक तो कोएगुलेशन, एक डाइल्यूशन, दो शब्द हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी फ्लूइड का पतला हो जाना, पतला होने का मतलब उसमें पानी बढ़ जाएगा, और कोएगुलेशन का मतलब है वो जम जाएगा, कोएगुलेट कर जाएगा, यानी उसमें से पानी निकल जाएगा, वो गाढ़ा हो जाता है। तो एंटी कोएगुलेशन का मतलब एंटी यानी ऑपोजिट, यानी कोएगुलेट नहीं कर रहा है, पतला कर रहा है, किसको? एंटी कोएगुलेशन एक्शन कर रहा है। जो हीमोलिम्फ है, इसका हीमोलिम्फ है उसको, और जो फूड है, वाया फूड के न्यूट्रिएंट्स जो जा रहे हैं उसको ये पतला करने का काम कर रहा है कि जमे ना। अगर जमेगा तो वो जाएगा कैसे एक जगह से दूसरी जगह, है ना, उसको भेज पाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए एंटी कोएगुलेंट का एक्शन। किसके अंदर एंटी कोएगुलेशन कर रहा है? देखो मैंने बोला था ना ब्लड में, तो जो ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स हैं, कौन? मॉस्किटोज वगैरह, जो ब्लड सक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है, जो कीट खून को सक कर रहे हैं, वो खून को सक करके जब अपनी गट में ले लेंगे तो वहां पे सलाइवरी ग्लैंड एंटी कोएगुलेशन एक्शन करती है। उससे क्या होगा? जो ब्लड आया वो ब्लड जमेगा नहीं, अगर वो ब्लड वहीं जम गया ना तो उसकी क्लॉटिंग हो जाएगी, क्योंकि
वो किसी का भी ब्लड जब सक करते हैं, उस ब्लड के अंदर मैं बताती हूँ फिब्रिनोजन एंजाइम होता है जो फिब्रिन बनाता है, कैल्शियम आयन वगैरह होते हैं, उसकी वजह से क्लॉटिंग हो जाती है। ठीक है, बस कहानी की तरह सुनो। तो वो क्लॉटिंग होने की वजह से, वो थक्का बनने की वजह से वो गाढ़ा होकर उसके गट में ही रुक जाएगा, तो वो मर जाएगा। एक तो वो पचा ही नहीं पाएगा, डाइजेशन नहीं कर पाएगा, रेस्पिरेशन भी नहीं कर पाएगा, तो वो वहीं पे फैरिंग्स में ही, मुंह में ही फंस गया, खून वहीं जम गया, तो रेस्पिरेशन भी रुक गया, खाना पीना भी रुक गया। तो इसलिए एंटीकोएगुलेशन एक्शन जरूरी होता है। इसके बाद सिल्क प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एक मिनट, 1 2 3 4। सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क प्रोडक्शन किसमें? लार्वा जो होते हैं, ठीक है। सिल्क प्रोडक्शन किसमें? ये मॉडिफाइड होता है लार्वा के अंदर, वो भी सलाइवरी ग्रंथि से ही होता है। विकसित किसमें होता है? लार्वा स्टेज में। जैसे सिल्कवॉर्म है, सिल्कवॉर्म का जो लार्वा है वो सिल्क बनाता है, तो उसके लार्वल स्टेज में ही उसकी सलाइवरी ग्रंथियों में मॉडिफिकेशन हो जाता है कि वो सिल्क के रेशे निकालता है। वैसे ही जब कोकून फॉर्मेशन करता है ना, लार्वल स्टेज, जब वो प्यूपा में जाती है, प्यूपा में तो वो वहां पे है, जब वो बना रही है वहां पे, तो ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, सिल्कवॉर्म्स के अंदर है। इसके बाद अगली चीज हम देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ स्पेशल अपेंडेजेस, कुछ मॉडिफिकेशन हैं, अपेंडेजेस तो नहीं बोलेंगे, कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के, कुछ विशेष जो हैं मॉडिफिकेशंस हैं, विकासीकरण देखने को मिलेगा। किसमें? इन डाइजेस्टिव सिस्टम। सलाइवरी ग्लैंड खत्म कर दिया हमने। और तुम पूछोगे कि मैम वो जो रिजर्वॉयर आपने लिखवाया था वो क्या करता है, तो जहां भी कहीं बेटा रिजर्वॉयर शब्द देखो तो उसका मतलब होता है इकट्ठा करके रखना, उसको स्टोर करके रखने का काम रिजर्वॉयर का होता है। ठीक है, अब इसमें स्पेशल मॉडिफिकेशंस में देखना, सबसे पहले हमने टर्माइट देखा था, तो तुमको अगर याद हो तो मैंने तुमको ये बताया था कि टर्माइट जो होते हैं उनकी गट इस तरीके से मॉडिफाइड होती है कि वो प्रोटोजोआ, कौन सा? ट्राइफोनिम्फा, उसके अंदर प्रोटोजोआ था जो उसकी गट में था, जो लकड़ी के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करवा रहा था। मैंने लास्ट लेक्चर में भी ये बात बोली थी। तो टर्माइट्स जो होते हैं, दीमक, उनके अंदर सेल्यूलोज का पाचन होगा, इसकी मदद से, ट्राइफोनिम्फा सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स की मदद से, बाय सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। अब सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है ये मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ इसी लेक्चर में, तो उसको तुम पीछे जाके देखना कौन सा ऑर्गेनिज्म है और यहीं पे लिख लेना, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन। इसके बाद ठीक है, सेल्यूलोज का डाइजेशन हो गया। दूसरा हम मॉस्किटो देखते हैं। अच्छा, मुझे इसमें एक चीज और बतानी है, अलग अलग तरीके के संबंध होते हैं, जो जीव होते हैं उनके अंदर रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अलग अलग तरीके के रिलेशनशिप्स एस्टेब्लिश होते हैं। जैसे प्रिडेशन होता है ना, प्रिडेशन का मतलब जो प्रिडेटर है, जो जीव है जो प्रिडेशन कर रहा है, वो बेसिकली शिकार करेगा, किसका? दूसरे वाले का, जो उसका शिकार है, जो उसका होस्ट है। ठीक है, उसके बाद सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म, वो इस तरीके का संबंध होता है जिसमें जीव जो है, एक जीव का दूसरे जीव के साथ ऐसा संबंध स्थापित है कि दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ करके दे रहे हैं और दोनों का फायदा हो रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक का फायदा हो रहा है दूसरे का नुकसान, दोनों का ही फायदा है, वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब आउट ऑफ द टॉपिक जाके थोड़ा सा तुमको इसका एग्जांपल समझाती हूँ। बहुत पॉपुलर होता है लाइकेन, अगर उसका नाम सुना हो, एक पौधा होता है, उसमें एल्गी और फंगस दोनों चीजें सिम्बायोटिक संबंध बना के रह रही होती हैं। वैसे ही यहाँ पे ट्राइकोनिम्फा लार्वा है जो टर्माइट की गट में रह रहा है सिम्बायोटिक रिलेशन बना के। कैसे? कि जो लार्वा है उसको रहने की जगह कहाँ मिल रही है? टर्माइट की गट में, और टर्माइट को उससे क्या मिल रहा है कि वो सेल्यूलोज को तोड़ दे रहा है छोटे उसमें। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं मॉस्किटो। मॉस्किटो में क्या होता है? पियर्सिंग सकिंग टाइप का माउथ पार्ट, तो ये भी एक तरीके का मॉडिफिकेशन है ब्लड सक करने के लिए, है कि नहीं? और ध्यान है, अभी मैंने बताया सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो क्या देती हैं? एंटीकोएगुलेंट एक्शन, जिससे ब्लड जो है वो जमे नहीं। तीसरे नंबर पे एक इसमें ब्लड डाइजेशन भी स्पेशलाइज्ड है, बता दिया मैंने तुमको। खून का जो डाइजेशन है वो भी स्पेशलाइज्ड होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स वाला एग्जाम्पल डाल देना। उसके बाद आता है तीसरे नंबर पे आता है हनी बी।
हनी बी में तुमको याद हो जब मैं क्रॉप बता रही थी लास्ट लेक्चर में, तो वहां मैंने बताया था कि उसका क्रॉप इस तरीके से मॉडिफाइड होता है कि उसको हम हनी स्टमक बोलते हैं, है ना। तो हनी स्टमक में नेक्टर स्टोर्ड रहता है, मतलब हनी स्टमक जो बेसिकली क्या है, मॉडिफाइड क्रॉप है, एक तरीके से विकसित क्रॉप है, जो क्या स्टोर कर रहा है, स्टोर करता है नेक्टर, ठीक है, स्टोर्स नेक्टर। नेक्टर हनी, हाँ, नेक्टर जो उसने फूलों से नेक्टर लिया, उस नेक्टर को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है क्रॉप, और उसी नेक्टर से आगे चल के शहद बनता है, ठीक है। चौथे नंबर पे बटरफ्लाई आती है। बटरफ्लाई के अंदर सिफोनिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। बटरफ्लाई के अंदर लॉन्ग यानी लंबा, साइफोनिंग साइफोन के आकार का प्रोबोसिस होता है। ये मैंने बताया था, पहले ही पढ़ाया था, तब बोला था इसको एक बार गूगल करके देख लेना प्रोबोसिस कैसा दिखता है, ठीक है। अब हम इनकी एक बार फीडिंग हैबिट्स देख लेते हैं। इंसेक्ट्स की फीडिंग हैबिट्स क्या क्या हैं। फीडिंग हैबिट देख लेते हैं, खाने की किस तरीके की आदतें हैं इंसेक्ट्स की। सबसे पहले है च्यूइंग, यार ये मैं इतनी बार करा चुकी हूं ना। च्यूइंग ग्रास हॉपर में, सकिंग मॉस्किटो में। ध्यान रखना ये माउथ पार्ट नहीं कर रहे हैं, फीडिंग हैबिट कर रहे हैं कि ये किस तरीके से खाने को खाते हैं। जैसे ग्रास हॉपर चबा के खाते हैं, और जो मॉस्किटोज हैं वो सक करके खाते हैं, है ना। बटरफ्लाई क्या करती है, साइफोनिंग। और यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताना बटरफ्लाई कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से आती है, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क। इनके मुझे सबके ही इंसेक्ट ऑर्डर्स कमेंट करना, मॉस्किटोज कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से हैं, ग्रास हॉपर कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से हैं, बटरफ्लाई कौन से इंसेक्ट ऑर्डर से है। उसके बाद आती है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई करती है स्पंजिंग, ठीक है। इसके बाद बोरिंग, बोरिंग यानी ऐसे एकदम बोर करके खोद के उसको, ये कौन करता है, बीटल्स। बी फॉर बोरिंग, बी फॉर बीटल्स, इनका भी ऑर्डर। मेरे को इनके सबके इंसेक्ट ऑर्डर्स कमेंट करना, ये तुम्हारा काम, और इनको लिखना। यहाँ पे हमारा डाइजेशन रैप हो गया, ठीक है, खत्म हो गया डाइजेशन। इसके बाद हम करेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में हमने बहुत ज्यादा तो नहीं देखना है क्योंकि मैक्सिमम पार्ट डाइजेशन कवर कर लेता है। हम मल्फिगियन ट्यूब्यूल्स देख लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसी लेक्चर में रैप कर लेते हैं हम एक्सक्रीशन को, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन। मानी उत्सर्जन। उत्सर्जन कैसे हो रहा है, बॉडी के अंदर से जो टॉक्सिक मटेरियल्स हैं उनको एलिमिनेट आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, मेटाबॉलिक नाइट्रोजीनस वेस्ट का बॉडी से रिमूवल। ये डेफिनेशन मैं ऑलरेडी लिखा चुकी हूँ, तो वही दोबारा लिख लेना, लिखना चाहो तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देखते हैं। देखना कितने तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। मतलब यहाँ हम सिर्फ इंसेक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम ओवरऑल देख रहे हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो कितने तरीके के हैं, कितनी चीजें हैं जो निष्कासित होती हैं शरीर से बाहर वेस्ट के नाम पे, ठीक है, कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहले होता है अमोनिया। देखो तीन चीजें हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। सबसे पहले अमोनिया, दूसरे नंबर पे आता है यूरिया, तीसरे नंबर पे यूरिक एसिड। ठीक है, अब हम इसके बारे में देखते हैं। देखना जो अमोनिया है ना, एक तो ये कि वो बहुत हाईली टॉक्सिक है, बहुत हाईली टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक ही इनमें अमोनिया है।
और उसको एक्सक्रीशन के लिए पानी चाहिए होता है, रिक्वायर्स वाटर। उसको एक्सक्रीशन के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, बहुत हाईली टॉक्सिक है ना। यूरिया जो है मॉडरेटली टॉक्सिक है, मॉडरेट है। अगर आप कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा अमोनिया, फिर यूरिया, और सबसे लेस जो है टॉक्सिक वो यूरिक एसिड है। इसको चाहिए पानी, इसीलिए जो अमोनिया है वो पाया जाता है एक्वाटिक जो जीव हैं जैसे मछलियां वगैरह उनके अंदर, ठीक है। फिर आता है यूरिया। यूरिया है मॉडरेट है, तो इसको मॉडरेट पानी चाहिए, पानी इसको भी चाहिए पर बिल्कुल मॉडरेट वाटर चाहिए। ये हम लोगों के अंदर होता है यूरिया वगैरह एलिमिनेट। वेराज जो यूरिक एसिड है, यूरिक एसिड को बिल्कुल पानी नहीं चाहिए, ना के बराबर पानी चाहिए। ये बर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है। एक तो ये लेस टॉक्सिक है, दूसरा इसको वेरी लिटिल वाटर, बहुत ही कम पानी चाहिए। तुमको मैं एक चीज बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे, देखना इनके क्लासिफिकेशन को। इसमें एग्जाम्पल में लिख लेना फिशेस, यहां आ जाएंगी फिशेस, या जो भी पानी में रह रहे हैं। यहां आ जाएंगे हम ह्यूमंस, यूरिया। और यूरिक एसिड में ये ध्यान रखना कि जब भी कभी किसी बर्ड को तुम पॉटी करते हुए देखते हो, जब किसी बर्ड की पॉटी देखते हो फ्रेश एकदम, मतलब इट्स अ वेरी वियर्ड टॉपिक टू टॉक अबाउट बट ठीक है, जब कभी छत पे जाते हो और ऐसे देखा कि किसी बर्ड ने मान लो डेफिकेट किया, उसने पॉटी किया, तो जो स्टूल होता है उसका, जो पॉटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई होगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, उसमें आपको पानी नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग, पानी की जगह आपको उसके अंदर कुछ वाइट वाइट सा दिखता है, वो जो है वो वाटर का ऑल्टरनेटिव है। तो ये बर्ड्स के अंदर होता है, बिल्कुल इसमें आपको पानी का रिक्वायरमेंट ना के बराबर लगता है। तो जो इंसेक्ट्स हैं उनके अंदर भी हमको यूरिकोटेलिक वाला मोड ही देखने को मिलेगा। कीटों के अंदर क्या देखने को मिलेगा? यूरिकोटेलिक। तो जो जीव ये कर रहे हैं इनको बोलते हैं अमोनोटेलिक जीव। कौन से जीव? अमोनोटेलिक। जिन जीवों के अंदर हो रहा है, ठीक है, जैसे फिशेज हैं तो वो अमोनोटेलिक हैं, ये यूरियोटेलिक हैं ह्यूमंस, और जैसे बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं ये क्या हो जाएंगे? यूरिकोटेलिक। यूरिको और यूरियो के बीच का फर्क ध्यान रखना, यूरिकोटेलिक। चलो इसके बाद कुछ जो यूरिकोटेलिक नेचर है, अब यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि हमारे इंसेक्ट्स का नेचर कैसा है, यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक इंसेक्ट्स हैं हमारे, तो इनका किस तरीके का नेचर होता है, ये क्या करेंगे इसको देखेंगे हम। सबसे पहले तो ये चीज कि मोस्ट इंसेक्ट्स जो है ज्यादातर वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स, मोस्ट यानी ज्यादातर, एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर ये आ जाएगी कि एडवांटेज इसकी ये है, फायदा, एडवांटेज यानी इसका क्या फायदा है कि एक तो वाटर कंजर्वेशन हो गया, पानी नहीं जा रहा शरीर से बाहर, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई कि वाटर कंजर्व हो गया, पानी बचा लिया हमने, शरीर से बाहर नहीं गया पानी, नंबर 1। नंबर टू इसमें होगा लेस टॉक्सिसिटी। ऑब्वियस सी बात है, वहां मैंने लिखाया भी था अमोनोटेलिक सबसे ज्यादा, जो अमोनिया है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक है, तो जो यूरिक एसिड है वो सबसे कम टॉक्सिक है, सबसे लीस्ट टॉक्सिसिटी हमको यहाँ देखने को मिलती है। और तीसरा ये कि जो टेरेस्ट्रियल लाइफ है, यानी जो वो ऐसे बोलते हैं ना जल, वायु और थल, तो जो थल पे जीव रह रहे हैं, इंसेक्ट ज्यादातर कहाँ रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के लिए ये बढ़िया है, बढ़िया चीज है टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल के लिए। अडेप्टेशन है एक तरीके से, क्या है? अनुकूलन है एक तरीके से टेरेस्ट्रियल लाइफस्टाइल का, अडेप्टेशन, ठीक है। चलो इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि किसके माध्यम से एक्सक्रीशन हो रहा है। तो जो हमारा स्टार आइटम है वो है माल्फिगियन ट्यूब्यूल, माल्फिगियन नलिकाएं, जो हमारा स्टार है यहाँ पे एक्सक्रीशन में। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कई सारी है ना, माल्फिगियन नलिकाएं, ठीक है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये है हमारे स्टार। अब सबसे पहली चीज कि माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स को डिस्कवर किसने किया था? तो जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम था मार्सेलो माल्फिगी, मार्चेलो माल्फिगी, उन्हीं के नाम पे माल्फिगियन ट्यूब्यूल नाम दिया गया है इसको।
किसने खोज की, डिस्कवर किसने किया, मार्चेलो माल्फिगी। तुमको मार्सेलो बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्चेलो बोलना है, मार्चेलो बोलो, बस ये याद रखना, MARCELLO, है ना, और माल्फिगी, इन्हीं के नाम पे इसका नाम माल्फिगियन ट्यूब्यूल पड़ा। उसके बाद कैसी दिखेंगी, सुनना, कैसी दिखती हैं, लॉन्ग यानी लंबी, स्लेंडर यानी पतली, येलो कलर की, हमने ब्राउन कलर की बना दी, कोई बात नहीं, तुम येलो बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, येलो कलर की, येलोइश ट्यूब्यूल्स है। अच्छा एक चीज और, ट्यूब और ट्यूब्यूल में क्या फर्क होता है, ट्यूब होती है जो थोड़ी बड़ी होगी, ट्यूब्यूल पतली हो जाती है ना, तो ये ट्यूब्यूल्स है येलोइश कलर की। दूसरी चीज इसके बारे में आगे लिखते हैं, क्लोज्ड एट वन एंड। अब तुमको याद हो जब हम सीका कर रहे थे, गैस्ट्रिक सीका, तो मैंने ये बोला था कि ये क्लोज होते हैं एट बोथ एंड्स, यानी ये ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड का मतलब दोनों तरफ से बंद है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल क्या होंगी, एक एंड पे बंद होती हैं, तो इनको बोलते हैं क्लोज्ड एट वन एंड। उसके बाद ये कहाँ ओपन होती हैं, ये खुलेंगी जाके इन एलिमेंट्री कैनाल, ओपन करेंगी इन एलिमेंट्री कैनाल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल में ओपन कर रही हैं, कहाँ पे, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट। मिडगट और हाइंडगट के बीच में जो जंक्शन है, वहां पे ये एलिमेंट्री कैनाल में जाके खुल जा रही हैं और एक तरफ से बंद है। देखो वापस चलते हैं अपन, आ जाओ यहाँ पे, देखो ये ब्राउन कलर की हमने माल्फिगियन नलिकाएं बनाई हैं, कहाँ खुल रही हैं, यहाँ पे खुल रही है ना, ये रहा जंक्शन, ये वाला हिस्सा मिडगट है, ये वाला ईलम आ गया, ये हाइंडगट है, तो इसके बीच में जो ये जंक्शन है वहां पे ये कहाँ खुल रही है, एलिमेंट्री कैनाल में, और इस तरफ के एंड पे ये बंद है, ठीक है, इसलिए हमने बोला क्लोज्ड एट वन एंड। ये नोट्स है ना, मैं कॉन्टिन्यूएशन में ही चला रही हूँ, तो अपलोड भी होंगे तो शायद एक बार अलग हो जाए और एक बार यही कंटिन्यूएशन में अपलोड हो जाए, तो तुम देख लेना उस हिसाब से, है ना। उसके बाद टाइप ऑफ माल्फिगियन ट्यूब्यूल देखना, इसके भी प्रकार पाए जाते हैं। माल्फिगियन ट्यूब्यूल कर रहे हैं तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल का ही टाइप देखते हैं। सबसे पहला जो है, जो उन्हें बोलते हैं फ्री ट्यूब्यूल, इनके सिर्फ नामों के बारे में याद करना, फ्री ट्यूब्यूल्स, ये पाए जाते हैं कॉकरोचेस में, पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। उसके बाद आते हैं क्रिप्टोनेफ्रीडियल, CRYPTO नेफ्रीडियल, क्रिप्टोनेफ्रीडियल, क्रिप्टोनेफ्रीडियल पाए जाते हैं सिल्क मोथ के लार्वा में। ठीक है जी। उसके बाद दो तरीके के हो गए ये। उसके बाद डायग्राम जो है, मैं ऑलरेडी तुमको एक बेसिक माल्फिगियन ट्यूब्यूल का डायग्राम करा चुकी हूँ, तुम्हारा काम सुनो, तुमने बनाना है डायग्राम कॉकरोच के माल्फिगियन ट्यूब्यूल का, MT यानी माल्फिगियन ट्यूब्यूल ऑफ कॉकरोच, दिस इज योर वर्क, ये तुम्हारा काम हो गया, ठीक है। अरे मैम आप ही करा देते, मैम ऑलरेडी करा चुकी हैं, ये वाला तुम करोगे, ठीक है, दिस इज योर वर्क, डायग्राम ऑफ माल्फिगियन ट्यूब्यूल। इसके बाद माल्फिगियन ट्यूब्यूल के काम सुनना, फंक्शन सुनना। सबसे पहला ऑस्मोरेगुलेशन, मैं एक मिनट ना तुमको इसकी हिंदी भी लिखवा देती हूँ, जस्ट इन केस। इसको परासरण नियमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
परासरण नियमन, पानी के माध्यम से उसके लेवल को कंट्रोल रख के बॉडी में बेसिकली बैलेंस मेंटेन किया जाता है ना। इसके बाद आएगा वाटर बैलेंस, कितना पानी शरीर के अंदर है, कितना पानी शरीर से एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर जा रहा है, कितना अब्जॉर्ब हो रहा है, वो सब वाटर बैलेंस में आ जाएगा। तीसरे नंबर पे आयन रेगुलेशन की, भाई आयन जो है कितने आयन कहाँ हैं, किस तरीके से जा रहे हैं, कहाँ ओपनिंग्स के वाया से कौन सी कोशिकाओं के माध्यम से जा रहे हैं, वो सब ये देखता है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जितना भी वेस्ट है उसे बॉडी से बाहर निकालना, टॉक्सिफाई, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, है ना, यानी टॉक्सिक जितने पदार्थ हैं उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, तो ये हो गया डिटॉक्सिफिकेशन। अब हम इसमें इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये काम करती हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। मैकेनिज्म यानी प्रक्रिया देखते हैं किस तरीके से होता है। तब प्यारा चल रहा है ना, मैंने इसीलिए तुमको कहा था मॉर्फो के टाइम पे कि बहुत ढंग से पढ़ लेना मॉर्फो। इसके बाद फिजियोलॉजी है ना, अगर मॉर्फो समझ लोगे ढंग से, फिजियोलॉजी तुम्हें आराम से धीरे धीरे समझ आ जाएगी। और फिजियोलॉजी सबसे प्यारा एस्पेक्ट होता है किसी भी उसका, लाइक मेरा तो फेवरेट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी हो, इंसेक्ट फिजियोलॉजी हो, मजा आता है पढ़ने में, है ना। तो मॉर्फो को ढंग से समझ लिया तो फिजियोलॉजी इजीली डील हो जाती है। रह रहा है ये, इसको पूरा कराएंगे, है ना, इसको पूरा ही करेंगे इसी लेक्चर में, चाहे थोड़ा 1.5 घंटे का खिंच जाए लेक्चर, कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन में, प्रक्रिया में सबसे पहला स्टेप होता है फिल्ट्रेशन। सुनना, सबसे पहले स्टेप को बोलते हैं फिल्ट्रेशन। क्या होगा फिल्ट्रेशन के अंदर? फिल्ट्रेशन के अंदर बेसिकली जो नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं उन्हें डिफ्यूज कर लिया जाता है, कहाँ से? हीमोलिम्फ से। और कहाँ पे? ट्यूब्यूल्स के अंदर। समझ रहे हो? पीछे अगर तुम मैकेनिज्म समझो तो मैंने तुमको ये बताया था कि अब्जॉर्प्शन, डाइजेशन होता है मिडगट में, फिर उसके बाद अब्जॉर्प्शन होता है, अब्जॉर्प्शन के बाद वो कहाँ चला जाता है? खाना हीमोलिम्फ में चला जाता है, न्यूट्रिएंट्स। हीमोलिम्फ में जाने के बाद जो जो चीज़ शरीर के काम आ गई आ गई, जो चीज़ नहीं आई उसको वापस लाया जाता है माल्फिगियन नलिकाओं में, और फिर होता है उसका फिल्ट्रेशन। यानी जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट नाइट्रोजिनस ही होते हैं, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन से डिराइव्ड हैं, तो ये नाइट्रोजिनस वेस्ट कहलाते हैं। नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज होगा कहां से? इनटू, डिफ्यूज इनटू ट्यूब्यूल्स। कौन सी ट्यूब्यूल? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। और कहां से? फ्रॉम हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से आएगा ट्यूब्यूल्स के पास, और ट्यूब्यूल्स में डिफ्यूज्ड हो जाएगा जो भी फ्लूइड है, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी है। ठीक है, ये हो गया फिल्ट्रेशन। दूसरे नंबर पे दूसरा स्टेप जो होता है उसको बोला जाता है सिक्रीशन। फिल्टर किया जाएगा, फिर किया जाएगा सिक्रीट। ठीक है, सिक्रीशन। सिक्रीशन के अंदर बेसिकली क्या होता है? पोटेशियम और यूरिक एसिड एक्टिवली सिक्रीट किए जाते हैं। क्या सिक्रीट किया जाता है? पोटेशियम एंड यूरिक एसिड एक्टिवली सिक्रीटेड। सिक्रीटेड यानी सिक्रीट किए जाते हैं। तीसरे नंबर पे आता है रीअब्जॉर्प्शन, जिसको पुनः अवशोषण बोलते हैं। सिक्रीशन के बाद रीअब्जॉर्प्शन। ये कुछ कुछ तुमको स्टेप्स वैसे ही देखने को मिलेंगे जैसे हमारे ह्यूमंस में यूरिन फॉर्मेशन होता है, वहां पे होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन होगा। यहाँ पे वाटर और सॉल्ट्स वापस पुनः अवशोषित हो जाते हैं, कहाँ? रेक्टम में। वाटर, पानी एंड कुछ सॉल्ट्स, जो इलेक्ट्रोलाइट्स या सॉल्ट्स या आयंस जो हमारी बॉडी के काम में आने के हैं, वो वापस कहाँ चले जाएंगे? रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, पुनः अवशोषित हो जाएंगे इन रेक्टम। और रेक्टम के वाया वो अब्जॉर्ब होके बॉडी में वापस चले जाते हैं, कोई चीज गलती से आ गई हो काम की। चौथे नंबर पे होता है एलिमिनेशन। ये फाइनल है, इसके बाद चीज शरीर के बाहर चली जाती है।
उसको एलिमिनेशन कहा जाता है। अब चीज फाइनली निकल जाएगी बॉडी के बाहर, अब हो गया, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। जो यूरिक एसिड बना उस यूरिक एसिड को एक्सपेल कर दिया जाता है, एक्सपेल यानी निष्कासित कर दिया जाता है। देख लेना यार हिंदी में ना थोड़ा लिखने में अगर फंबल हो तो ठीक कर लेना अपने आप। निष्कासित कर दिया जाता है उसको थ्रू एनस। किसके माध्यम से? एनस के माध्यम से अब उसको बाहर निकाल दिया जाएगा एज सेमी सॉलिड पेस्ट। प्रॉपरली सॉलिड नहीं, सेमी सॉलिड पेस्ट के माध्यम में, है ना, पेस्ट के फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है यूरिक एसिड को। समझ में आई सारी प्रोसेस? इसको मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। फिर हम क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम भी देख लेते हैं जो सिल्क मोथ के लार्वा के अंदर हमने देखा था। देखो सुनना, सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुआ। फिल्ट्रेशन के अंदर क्या हुआ कि हीमोलिम्फ में जो भी वेस्ट है वो कहाँ हीमोलिम्फ से चला जाएगा? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स में, है ना, आ जाएगा क्या? नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। इसके बाद अगले स्टेप में हम कर रहे थे सिक्रीशन। सिक्रीशन में जो पोटेशियम था और यूरिक एसिड एक्टिवली सिक्रीट हुआ, ठीक है। पोटेशियम और यूरिक एसिड, यूजुअली क्या होता है इंसेक्ट की बॉडी में पोटेशियम और यूरिक एसिड काम के, मान लो पोटेशियम तो ऐसे है कि एक्स्ट्रा है, जो पोटेशियम और सोडियम हमको सेल के आयन चैनल खोलने के काम में आ गए वहां तक ठीक है, जो नहीं आया उसको निकाल देंगे। रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा? जो पानी और सॉल्ट्स मान लो एक्स्ट्रा आ गए, जो अभी भी बॉडी के काम आ सकते हैं, जो गलती से आ गए, उनको हम वापस रेक्टम के वाया बॉडी में अंदर ले लेते हैं। और एलिमिनेशन लास्ट स्टेप है, इसमें यूरिक एसिड को फाइनली हम बॉडी से बाहर निकाल देंगे थ्रू एनस। किस फॉर्म में? सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया एक्सक्रीशन। अब हम क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम देखते हैं क्या होता है, सिल्क मोथ के लार्वा में है। क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम क्या होता है? क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स रेक्टम से बहुत क्लोजली अटैच्ड होती हैं, ठीक है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स रेक्टम से क्लोजली अटैच्ड होती हैं। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगी? फंक्शन मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन करवाएगा, ये काम है इसका। मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन, कि भैया पानी जो है उसको जितना हो सके शरीर में ही रखा जाए, क्योंकि लार्वा है ना, लार्वल स्टेज में है ये, तो मैक्सिमम वाटर कंजर्वेशन। एग्जाम्पल सिल्क वॉर्म का लार्वा, सिल्क वॉर्म लार्वा, ठीक है। इसके बाद एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी होते हैं कुछ, ये टॉपिक हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक आता है एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। खत्म होने में है बस एक्सक्रीशन अब। एक्सेसरी एक्सक्रीटरी अंग जो हैं कुछ, जैसे नेफ्रोसाइट्स वगैरह, माल्फिगियन ट्यूब्यूल के अलावा जो हैं, जो एक्सक्रीशन करवाने में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले आते हैं नेफ्रोसाइट। जहां भी साइट वर्ड दिख जाए ध्यान रखें कोशिका की बात हो रही है। नेफ्रोसाइट में वो कोशिकाएं हैं जो नेफ्रीडिया बना रही हैं, है ना, ये अब्सॉर्ब करेंगी हीमोलिम्फ के अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस को। टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो हीमोलिम्फ से अब्सॉर्ब होंगी ट्यूब्यूल्स में, कौन करेंगी? नेफ्रोसाइट। तो नेफ्रोसाइट कहाँ पे है? माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स की कोशिकाएं हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स उसी के हैं। और ये करेंगी क्या? अवशोषण करती हैं किसका? जो टॉक्सिक वेस्ट है। ये ध्यान रखना, कहां से कहां? हीमोलिम्फ से ट्यूब्यूल्स में।
परिसंचरण द्रव जो है वहां से ट्यूब्यूल्स में एरो बन रहा है, यानी उसके अंदर, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट का अब्जॉर्प्शन हो रहा है फ्रॉम हीमोलिम्फ टू ट्यूब्यूल्स, एरो उधर बन रहा है यानी टू ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये एरो का कोई रोल नहीं है, ये बस पॉइंटर वाला एरो है, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज हो जाती है फैट बॉडी। फैट बॉडीज बेसिकली क्या करती हैं, फैट को स्टोर करने का काम करती हैं। तो इनके दो रोल हैं, पहला तो स्टोरेज, स्टोर करके रखना, और दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन, वही टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी के बाहर थ्रो आउट करना। तो डिटॉक्सिफिकेशन और स्टोरेज दो चीजें। और तीसरी चीज एक्सक्रीशन को सपोर्ट भी देती है ये, ठीक है। तो इसको भी यहीं लिख लेते हैं, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन को सपोर्ट करती है। इंग्लिश वाले इसको लिख लेंगे सपोर्ट्स एक्सक्रीशन, हिंदी वाले लिख लेंगे एक्सक्रीशन को सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसको बोला जाता है लिवर ऑफ इंसेक्ट्स। जो फैट बॉडी हैं इन्हें क्या बोला जाता है, लिवर ऑफ इंसेक्ट्स। भाई हमारे अंदर जो लीवर है वो क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, बाइल बनाता है ना। तो यहाँ पे डिटॉक्सिफिकेशन कौन कर रहा है, फैट बॉडीज कर रही हैं। तो इन्हें क्या बोला जाता है, इंसेक्ट का लिवर बोला जाता है, ठीक है। ये प्लीज, ये मार्जिन है, इसको रखना थोड़ा सा, ये खत्म हो गया है यहाँ पे नेफ्रोसाइट, ये नीचे यहाँ पे फैट बॉडीज हैं, है ना। इसके बाद इनोसाइट्स आती हैं तीसरे नंबर पे। ये भी कोशिकाएं ही हैं इनोसाइट्स। क्या कर रही हैं, इनोसाइट्स बेसिकली मेटाबॉलिज्म और लिपिड प्रोसेसिंग का काम करती हैं। एक तो चयापचय की क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म, और दूसरा जो लिपिड है यानी जो फैट है उसकी प्रोसेसिंग, तो फैट प्रोसेसिंग, कि भाई लिपिड को तोड़ के फैटी एसिड्स बनाने हैं, क्या बनाना है, क्या करना है, वो वाला काम जो है लिपिड, फैट जो वेस्ट में है, डाइजेशन में नहीं, जो एक्सक्रीशन में जो फैट है उसकी प्रोसेसिंग में क्या होगा, है ना, सॉरी फॉर दैट, वो मेंटेन करती है ये, ठीक है, इनोसाइट्स। इसके बाद आता है चौथे नंबर पे इंटेग्यूमेंट। कौन आता है, इंटेग्यूमेंट, ठीक है जी। इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट बेसिकली क्या कर रहा है, इंटेग्यूमेंट माइनर एक्सक्रीशन करता है क्यूटिकल के थ्रू। क्यूटिकल यानी जो आपकी स्किन की वो है वहां पे, है ना, जो स्किन है वहां पे माइनर एक्सक्रीशन करवा देता है। माइनर एक्सक्रीशन यानी थोड़ा बहुत एक्सक्रीशन जो है थ्रू क्यूटिकल्स, यानी क्यूटिकल्स के वाया माइनर एक्सक्रीशन करा देता है कौन, इंटेग्यूमेंट, ठीक है। ये हो गए हमारे चार टाइप के इसके एक्सटेंशंस। इसके बाद हम इंसेक्ट्स में ऑस्मो रेगुलेशन देखते हैं। मैं बार बार बोल रही थी ना, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन देख लेते हैं क्या है। ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ छूटे ना मुझसे, है ना। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है, तुमको ऐसा लग रहा है जैसे एंटीना टाइप्स वाला टॉपिक एक रह गया हो, तो उसको कर लेना गूगल, टाइप ऑफ एंटीना, एक एक लाइन उसमें लिख लो, इट्स मोर देन इनफ, है ना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, परासरण नियमन। इसको देख लेते हैं ये क्या है कहानी, ठीक है। और अगर तुमको ऐसा लगे ना कि कुछ टॉपिक्स रह गए हैं या कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो ये जब लेक्चर्स पूरे हो जाएं, प्लेलिस्ट पूरी हो जाए, और तुमको ऐसा लगे कि यार ये तो ना एकदम ऐसा सा हो गया है कि कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमको बहुत ही डिटेल में मांग रहे हैं, एकदम ऐसे कि खतरनाक, उसमें करवा दो, तो तुम मेरे को पूरा हो जाने के बाद अगर मेजोरिटी में मेरे को लगेगा फीडबैक तुम्हारा इस टाइप का, तो अपन एक वन शॉट एंटो का कर लेंगे और उसमें अपन उन सारे टॉपिक्स को कर लेंगे, मान लो जो अपने यहाँ नहीं हो पाए, जस्ट इन केस, है ना। तो तुम मुझे बताना, ठीक है, गिव योर फीडबैक ऑन दैट। चलो, इसके अंदर हो गया ऑस्मो रेगुलेशन। इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली मेंटेनेंस हो रहा है इंटरनल वाटर और सॉल्ट बैलेंस का, मेंटेन किया जा रहा है इंटरनल वाटर, दो चीजें, एक तो शरीर के अंदर कितना पानी है प्लस कितना सॉल्ट है, उसके बैलेंस को मेंटेन किसमें करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन में। बता चुकी हूँ पहले, मैं थियोरेटिकली बता चुकी हूँ, है ना। इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस क्या हैं, अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं।
कुछ अनुकूलन है इसमें उपयुक्त। इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं कुछ, जैसे कि यूरिक एसिड की फॉर्मेशन से क्या होगा देखना। पहली अडेप्टेशन देखना, यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल का जब फॉर्मेशन हुआ तो उससे पता है पानी बचा, पानी कम निकला शरीर से बाहर, तो उससे क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन, पानी का संरक्षण हुआ। ठीक है, चलो इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या हुआ, रेक्टल पैड्स हुए। तो रेक्टल पैड्स क्या कर रहे हैं, जब मैंने तुमको रेक्टम बताया था वहां मैंने रेक्टल पैड बोला था, तो मैंने ये बोला था जो ड्राई हैबिटेट में रहते हैं उन कीटों के अंदर पानी को और अब्जॉर्ब करने का काम रेक्टल पैड्स करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, वाटर अब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण। ये कुछ इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस हैं, ऑलरेडी हम इनके बारे में लिख चुके हैं पर री-रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं वैक्सी क्यूटिकल्स। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर वैक्सी क्यूटिकल्स हैं, यानी वैक्स होता है उसके ऊपर, तो वो क्या करता है, इवेपोरेशन को रोकता है। मान लो कोई वैक्स ऑयल की कोई चिकनी लेयर आ गई तो वो क्या करेगी, पानी के भाप बनने में, है ना, उड़ने में रोकती है। तो ये इवेपोरेशन को रोकती है, प्रिवेंट्स यानी रोकती है इवेपोरेशन। पानी का गैसिफिकेशन रोकती है। इवेपोरेशन क्या है, पानी गैस बन जा रहा है ना उड़ के, उसको रोक रही है। क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम ओवरऑल वाटर कंजर्वेशन करने में हेल्प करता है। सिल्कवर्म लार्वा में था ना क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम, पढ़ चुके हैं अभी बहुत डिटेल में। ये क्या कर रहा था, क्रिप्टोनेफ्रीडियल सिस्टम ये कर रहा था वाटर कंजर्वेशन। ये पता है छोटे छोटे पॉइंटर्स तब काम आते हैं जब क्वेश्चन मान लो 1 2 नंबर 3 नंबर का आ जाए छोटा वाला, तो उसमें तुम इस तरीके से लिखाओ जाके, या लाइंस में लिखाओ, तो एक एक लाइन की यूरिक एसिड फॉर्मेशन ये कर रहा है, रेक्टल पैड ये कर रहे हैं, तो दैट हेल्प्स। ठीक है, इसके बाद हम डाइजेशन और एक्सक्रीशन में कंपैरिजन देखते हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने में है। एक कंपैरिजन देख लेते हैं डाइजेशन और एक्सक्रीशन में। यहाँ पे हम बनाएंगे डाइजेशन, यहाँ पे हम बनाएंगे एक्सक्रीशन। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, अब खत्म है टॉपिक। डाइजेशन में होगा ब्रेकडाउन खाने का, खाना क्या हो रहा है, टूट जा रहा है छोटे टुकड़ों में, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल अब्जॉर्बेबल फॉर्म में खाने को तोड़ा जा रहा है। ये सबसे सरल डेफिनेशन होती है डाइजेशन की। इसके बाद आता है एक्सक्रीशन, तो इसके अंदर होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट्स, जो वेस्ट है उन्हें शरीर से निष्कासन है ना, वेस्ट का निष्कासन। इसमें एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है। एलिमेंट्री कैनाल और गट जो है, ये ध्यान रखना, मुंह से लेके एनस तक पूरा एलिमेंट्री कैनाल ही बोलते हैं उसको, है ना, गट ही बोलते हैं। यहां कौन इन्वॉल्व है, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ एलिमेंट्री कैनाल है। उसके बाद ये न्यूट्रिएंट्स को प्रोड्यूस कर रही है, यानी जो पोषक तत्व हैं उन्हें प्रोड्यूस कर रही है डाइजेशन में। और एक्सक्रीशन में टॉक्सिन्स रिमूव हो रहे हैं। शब्दों के अंतर को प्लीज ध्यान रखना, यहाँ हम न्यूट्रिएंट्स लिख रहे हैं, यहाँ हम टॉक्सिन लिख रहे हैं, तो नाम से ही पता लग रहा है शरीर काम का इसमें कुछ नहीं है, तो इसे हम निकाल दे रहे हैं। इसके बाद ये हो गया, ठीक है। इसके बाद मेनली कहाँ होता है ये, हाइंड गट के अंदर, वो मिड गट के अंदर होता है डाइजेशन, मेनली होता है मिड गट में। और एक्सक्रीशन कहाँ होता है, मेनली हाइंड गट में। ठीक है, मेनली कहाँ, हाइंड गट के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो तुम्हें बहुत याद रखनी है, ये खत्म हो गया। इसके बाद कुछ टर्म्स, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, इनके नाम, ठीक है, स्टोमोडियम, मिजेंटेरॉन और प्रोक्टोडियम, ठीक है, याद रखने हैं। क्रॉप, गिजर्ड, इनके काम, गैस्ट्रिक सीका, पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, रेक्टल पैड्स, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स,
क्रिप्टोनेफ्रिडियल सिस्टम्स, यूरिकोटेलिक, व्हाट इज दैट? ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो पता होने चाहिए क्या है। हम ऑलमोस्ट सब कुछ इसमें ऑलरेडी सब कुछ कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाता है सीन। इसमें मैं तुमको एक बार है ना फ्लो चार्ट ऑफ डाइजेशन करवा देती हूँ, एक्सक्रीशन और डाइजेशन दोनों का एक थियोरेटिकल फ्लो चार्ट यहीं करवा देती हूँ, सुनना और ध्यान से सुनना। एक फ्लो चार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले माउथ, मुंह, मुंह से कहाँ? फेरिंग्स, ठीक है। खाना आया मुंह में, मुंह से कहाँ पे गया? फेरिंग्स में। फेरिंग्स से कहाँ पे गया? ईजोफेगस में। एक मिनट नीचे ले आते हैं सैरो को। ठीक है, ईजोफेगस में। ईजोफेगस से जाएगा क्रॉप में, क्रॉप से जाएगा गिजर्ड में, गिजर्ड से जाएगा मिडगट में, मिडगट से जाएगा हाइंड गट में, और हाइंड गट से ये जाएगा रेक्टम और एनस। आप कहोगे मैम ईलम तो लिखवाया ही नहीं, तो ईलम उधर आएगा एक्सक्रीशन में, है ना, ठीक है। ईलम का काम क्या था वो तुम जाके देखना, ठीक है। इसके अंदर क्या? हीमोलिम्फ। कहानी शुरू होती है परिसंचरण द्रव से, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ से ये गया एमटी यानी माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के पास, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स से ये गया हाइंड गट में, हाइंड गट से गया रेक्टम में, रेक्टम से एनस। ये यहाँ पे खत्म हो गया तुम्हारा एक्सक्रीशन एंड डाइजेशन। ऑलमोस्ट इट इज डन, ठीक है, इट्स टोटली डन नाउ। ये 34 स्लाइड्स की पीडीएफ है, ठीक है, इसमें सब कुछ हो गया है। फिर भी लगे अगर कुछ रह रहा है तो कमेंट कर देना, और लास्ट तक प्लेलिस्ट एक बार होने दो, है ना, पूरा कंप्लीट होने दो। उसमें तुम बीच बीच में कुछ भी लगे कि हाँ ये होना चाहिए था और ये रह गया, जेन्युइन कुछ हो तो उसको लिख के रख लेना, और जब खत्म हो जाए तो लास्ट वाले लेक्चर में एक बार मुझे टाइप कर देना। अगर कुछ लगेगा कि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं जो ऐसे हैं कि होने चाहिए थे और नहीं हो पाए या समहाउ रह गए, अपन उसको एक वन शॉट में रैप कर देंगे, ठीक है। बाकी वैसे मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ गुंजाइश बाकी है, इट्स गुड इनफ, ठीक है। हो गया हमारा एक्सक्रीशन, अच्छे से करो, ये अपलोड हो जाएगा आपके ऐप पे भी, और ठीक है वहाँ पे जाके तुम डाउनलोड कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच। कल नेक्स्ट हम अगला फिजियोलॉजिकल सिस्टम डील करेंगे, ठीक है। जो भी दिया जा रहा है उसको करो, होमवर्क को करो, डायग्राम्स को बनाओ, कमेंट्स करो, अच्छे कमेंट्स करो, फ्रूटफुल कमेंट्स करो, कुछ ऐसा करो जो काम आए, ठीक है। कोई फालतू वो करके एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत इस तरीके से नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, ठीक है। पढ़ते रहो, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।